जय हिंद मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। ये जो आज की वीडियो होने वाली है वो इक्वली फार्मर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि साइंटिफिक तरीके से गेहूं की खेती किस तरीके से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गेहूं जो है उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसकी फैमिली पोएसी या ग्रेमनी कुल की मानी जाती है और इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है साउथ वेस्ट एशिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है। सबसे पहले तो जो आप बीज यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए, किसानों के लिए सर्टिफाइड सीड होना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो बीज दर है वो कितनी रखनी है हमको। देखिए 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमें 100 किलोग्राम से 125 किलोग्राम की बीज दर रखनी है। वहीं हम बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी करते समय हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी है और 3 से 4 जुताइयां हैरो या कल्टीवेटर से करनी है। पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ देना है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि बुआई की विधि जो है वो आप सीड ड्रिल का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। अगर सीड ड्रिल नहीं है तो आप छिड़कवा विधि का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सीड ड्रिल की विधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आजकल जो सीड ड्रिल आ रही है उसमें फर्टिलाइजर को भी आप बुआई के बीज के साथ साथ में दे सकते हैं। तो एक पंथ दो काज वाला काम आपका हो जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। अच्छा, इसमें जो दूरी है लाइन से लाइन की वो 22 सेंटीमीटर रहती है। अब हम इसमें बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। देखिए गेहूं में जो ICAR के अनुसार जो सिफारिश की गई है खाद की, वो NPK के हिसाब से बोलूं तो 120:60:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोला गया है। और 60 किलोग्राम फास्फोरस देना है, 40 किलोग्राम पोटास देना है। अब विशेष तौर पे इस पे एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को कि जो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आप यूरिया से दे रहे हैं या DAP से दे रहे हैं, तो उसकी जो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा है यानी 60 किलोग्राम मात्रा आपको बुआई के समय देना है फास्फोरस और पोटास के साथ में। और जो 60% या 60 किलोग्राम मात्रा जो बची है नाइट्रोजन की, उसको 2 हिस्सों में बांट देना है। उसको बुआई के समय नहीं देना है, बचा लेना है। जो आपने शेष मात्रा बचाई है उसमें पहली मात्रा को आप देंगे टिलरिंग स्टेज पे, यानी दूसरी जो डोज बची थी लास्ट वाली उसको आप देंगे फ्लावरिंग स्टेज के पास, जब आपकी बाली लगभग निकलने वाली होगी। ओके, तो इस तरीके से खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जिंक का प्रयोग भी आप तराई बेल्ट में या हमारी भारतीय भूमि में माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो कमी पाई जाती है उसमें जिंक का नाम आता है। तो स्टूडेंट्स भी याद रखें कि भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो वो जिंक है। बात कर लेते हैं कि वैरायटीज। देखिए वैरायटीज बहुत सारी आती हैं, आप अपने हिसाब से जो आपके एरिया में प्रचलित हो उसका ही प्रयोग करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। ये रबी सीजन की क्रॉप है और इसमें 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम सिंचाई को हम बोलते हैं CRI स्टेज पर सिंचाई करना। रूट बनती है, शिखर जड़ जब बनती है तब सिंचाई करना। ये समय कब होता है? ये समय बुआई से 20 से लेकर 25 दिन के बीच का समय माना जाता है कि आपको इस समय जो है पहली सिंचाई करनी है गेहूं में। अगर आप इस समय सिंचाई नहीं करते हैं अपनी फसल में, तो आपकी फसल में बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस है, खतरा है। तो पहली सिंचाई को तो भूल कर भी लेट ना करें, विलंब ना करें। स्टेज पे करने के पश्चात दूसरी सिंचाई जो है वो टिलरिंग स्टेज पे करते हैं 40 से 45 दिन के बाद। इसके बाद तीसरी सिंचाई जो है वो लेट ज्वाइंटिंग अवस्था पर करते हैं 60 से 65 दिन पर। चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं। 5वीं मिल्किंग स्टेज पे करते हैं और 6ठी सिंचाई जो है वो करते हैं ड्राई या डफ स्टेज, जब दाना कठोर होने लगता है। हर सिंचाई के बीच में 20 से 25 दिन का गैप है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे नमी की मात्रा है तो उसके अनुसार आप सिंचाई जो है 4 या 5 या 6 रख सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इसमें जो पहली सिंचाई है और एक जो फ्लावरिंग वाली सिंचाई है बहुत ही आवश्यक है। इसमें आप देरी ना करें, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। ये हमारी इरिगेशन की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई। अगला बिंदु हमारा है कि किस तरीके से हम रोग की पहचान करें और इसमें रोग से बचाव करें अपनी फसल में। तो देखिए गेहूं में करनाल बंट और कंडुआ रोग और रस्ट रोग, जिसे रतुआ रोग भी बोलते हैं, ये लगता है। तो इनकी रोग के लिए हमारा सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि हम अपने एरिया में ऐसी वैरायटी का चयन करें जो इन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिसमें हो। और वरना अगर हमें
लग जा रहा है रोग, तो सबसे पहले जब बुआई करते हैं तो उस समय हमें अपने बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। कार्बेंडाजिम और थीरम वगैरह ये रसायन आते हैं, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसकी मात्रा यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर लग जाता है तब भी आप क्या करें कि आप अपनी फसल पे कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का स्प्रे करवाएं, जिससे आपकी जो फसल है उसमें लाभ मिलेगा और रोग से आपको बचाव होगा। पाला से बचाने के लिए अपनी फसल को सिंचाई हल्की करते रहें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर पाला पड़ रहा है तो आप अपनी फसल में हल्की सिंचाई करते रहें, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के लिए आप विभिन्न तरीके के रसायनों का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरान है और 2,4-D वगैरह आती रहती हैं, तो इनका ज़रूर प्रयोग करिए। किसान भाइयों से निवेदन है कि जो आप खेती कर रहे हैं, आपकी जो भूमि है उसमें 2-4 बिंदु मेरे ध्यान रख लीजिए। तो ये एडिशनल मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, ये सावधानियाँ रखना है आपको कि अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। आपके आसपास में जो लैब है जिला पे या तहसील में, वहाँ जाकर अपनी मिट्टी का सैंपल लें साइंटिफिक तरीके से। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिट्टी की जाँच के लिए किसान भाई जो अपना सैंपल ले जाते हैं लैब में, तो वो सैंपल कहाँ से किस तरीके से लेना है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अपनी मिट्टी की जाँच ज़रूर कराएँ वहाँ लैब में ले जाकर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की मात्रा कम है, किसकी मात्रा अधिक है। उसी के अनुसार आप अपनी फसल में उर्वरकों का, खाद का प्रयोग करें, जिससे आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, पहले से ही एक साइंटिफिक अपना प्लानिंग बना लीजिए कि आपको क्या करना है, कितना खेत लेना है, कैसे सिंचाई करना है, रोगों से बचाव कैसे करना है। तो समय से बहुत ज़रूरी है, जितने भी क्रियाएं यहाँ हो रही हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर ही हो, तो समय का विशेष ध्यान रखा जाए। अब मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट से कि स्टूडेंट जो भी हैं वो गेहूं की खेती को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें जितने बिंदु हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, एग्रीकल्चर के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं गेहूं से रिलेटेड, तो उस पर विशेष तौर पे वो लोग उसको देखें। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।